चलिए अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? तो वी आर बैक विद आफ्टर 1 आवर। अभी मॉर्निंग में मैंने एक सेशन लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो IBPS PO प्रीलिम्स के लिए 20 क्वेश्चंस में डेली करवा रहा हूँ, तो उसी का पार्ट हमने कवर किया था। तो डेफिनेटली गो थ्रू कीजिएगा, जाइएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। सो विल स्टार्ट विद द मेंस लेवल प्रिपरेशन। तो स्पेशल इन्फॉर्मेशन ये था कि मंडे से ये जो मेंस लेवल के जो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं दैट विल बी डिस्कस्ड ऑन अ न्यू चैनल हेलो मैथ्स, ठीक है ना। तो मंडे से ये जो मेंस लेवल के क्लासेस है वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होंगे, ठीक है। तो मेंस लेवल का सारा कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा हेलो मैथ्स चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा उस चैनल को। इसके मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया है, ठीक है ना। तो मंडे से ये सारी क्लासेस आपको वहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो हेलो मैथ्स चैनल पे मेरा पूरा मेंस कंटेंट आप लोगों को वहाँ रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल को। मेरे पेड क्लासेस अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी पे। आपको सब्सक्राइब करने के लिए यूज़ करना है ये रेफरल कोड, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। और रेफरल कोड याद रखिएगा दोस्तों, लोकेश, ठीक है, LOKESH। आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, SSC का हो, UPSC का हो, इवन आपके कोई छोटे भाई बहन है जो नीट और JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू कैन सजेस्ट देम दिस रेफरल कोड, ओके, सो दैट दे कैन एक्वायर 10% डिस्काउंट ऑन देयर सब्सक्रिप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस के जरिए हम लोग आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन फॉलो अवर स्पेशल क्लासेस फॉर योर दिस थिंग। तो डेली शाम को 4 बजे हमारा स्पेशल क्लास होता है, जिसके ऊपर मैं अभी फिलहाल IBPS क्लैरिकल के लिए स्पेशल बैच कंडक्ट कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज मैं सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अनअकैडमी पे ही स्पेशल क्लासेस के जरिए मैंने टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इस सीरीज को आप देख सकते हैं टोटली फ्री अनअकैडमी प्लस पे। आपको मेरे प्रोफाइल पे जाके इन लेक्चर्स को देखना होगा। तो ये लेक्चर की सीरीज जो मैंने ली थी 24 मार्च से लेके 24 अप्रैल के बीच में ली थी। टोटल 20 लेक्चर्स थे इसमें, आप इनको जाके देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे। सो गेट रेडी फॉर द मेंस लेवल प्रिपरेशन टुडे। तो ऑल सेट, स्टार्ट करें हमारा सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आज के दिन का आप लोगों के सामने बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम आराम से बनाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। यस आयुष, चलिए जल्दी से बनाइए। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ इट? वेरी गुड। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया हेलो मैथ्स को, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। चलिए स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। लाइन ग्राफ DI है, बढ़िया DI है, एकदम आराम से बनाएंगे। बनाइएगा। गुड आफ्टरनून अगम जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए मैं एक्सप्लेन करूं क्या? अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन है क्या। देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि कोई कंपनी है, वो टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। तो उसमें से 4 टाइप के टायर का डेटा दिया गया, यानी इससे ज़्यादा टाइप के टायर बनाती होगी, तो उसमें से 4 टाइप का डेटा यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। और ये जो डेटा है, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ दीज 4 टायर्स, ओके। और ऑल वैल्यूज आर इन करोर्स एंड दिस ग्राफ इज क्यूमुलेटिव स्टैक ग्राफ। क्यूमुलेटिव स्टैक ग्राफ का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, हालांकि यहाँ पे 2 ऑरेंज लाइन दिख रही होंगी, थोड़ा सा कलर का फर्क है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, सेपरेटेड हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो पहली लाइन दिख रही है, दिस इज फॉर टायर A, और ये जो दूसरी लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज फॉर टायर A+B, और ये जो तीसरी लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज A, B एंड C, एंड चौथी लाइन जो दिखाई दे रही है, दिस इज फॉर ऑल 4 टायर्स। तो आपको सबसे पहले चारों टायर के डेटा को अलग करना पड़ेगा,
ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम ये होना है कि ABCD का ईयर वाइज को डेटा को अलग करना होगा, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को स्मार्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो ये काम पहले कर लीजिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि कैसे करना होगा, ध्यान से सुनिए। जैसे ईयर वाइज है 2016, 17, 18, 19 और 20, ये 5 ईयर का डेटा है। तो ABCD ये अलग लिख के रख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएगा। 2016 में A का डेटा, देखिए सारा कुछ गिवन ही है, बस आपको इनको सेपरेट कर देना है। जैसे ये 50 है तो यानी B कितना होगा 40, C कितना होगा तो ये 90 हो रहा है यानी ये 40 ही होगा, और ये 190 हो जा रहा है यानी ये 100 होगा, मानते हैं। इसकी बात करें तो ये अगले बार इसका जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ का है, फिर ये 55 हो गया यानी ये 50 बन गया, फिर ये 100 हो गया यानी ये 45 बन गया, उसके बाद ये 120 बन गया, 120। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। B 18 की बात करें तो 18 की अगर हम बात करेंगे तो ये 20 रहेगा। ये अलग करना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर अलग नहीं करोगे तो दिक्कत क्रिएट होगी, हर क्वेश्चन में आपको तकलीफ क्रिएट करेगा ये। और 127 से ये गया तो ये 47 बन गया, और ये 257 से ये कट होगा तो ये 130 बन जाएगा। गॉट इट। 19 की अगर हम बात करें तो ये 20 है तो ये फिर 20 ही रह गया, ये 110 हो गया तो 110 का मतलब हो गया 90, 90। ये 170 हो गया तो ये हो गया 60, और ये 320 हो गया यानी 150। आगे की बात करते हैं तो फिर से 20 ही है, फिर ये 140 हो गया 140 यानी ये 120 बन चुका है, ये 230 हो रहा है यानी ये 90 हो रहा है, और ये 230 से 420 हो गया यानी ये 190 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये डेटा अलग करना बहुत जरूरी है, अगर ये डेटा अलग नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। समझा दें कर क्या रहे हैं, मैं पूरा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखिए ये 2016 का सेल है, जो पहला लाइन दिया गया टायर A का प्रॉफिट है, और ये जो दूसरा लाइन दिया गया A+B का प्रॉफिट है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। तो जैसे ये 10 लिखा हुआ है तो ये 10 हो गया, और अगला देखेंगे 50 दिख रहा है तो यानी B का सेल 40 हो जाएगा, क्योंकि A का सेल इंक्लूडेड है इसमें, तो 10 माइनस करना पड़ेगा, तो पिछला माइनस। अगला देखेंगे तो ये ABC का सेल, देखिए तीनों का सेल 90 है, तो 90 में से 50 घटाना होगा, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ C। सेम विद D 190 है तो 190 माइनस 90 यानी D, केवल D का सेल 100 होगा। सेम 17 की बात है, यहां दिया गया 5 तो ये 5 होगा, आगे दिया गया 55 55 तो ये 50 होगा, 100 माइनस 55 यानी ये 45 हो जाएगा, और 220 माइनस 100 यानी ये 120 हो जाएगा। आर यू ओके विद दैट? तो आपको ABCD चारों का अलग से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ये डेटा अलग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए एक बार डेटा बन गया तो फिर क्वेश्चन आसान है। ये कहता है द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट फ्रॉम टायर D ओवर द एंटायर पीरियड, तो यानी टायर D के ऊपर ओवर द एंटायर पीरियड में प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है। तो देखिए D ओवर द एंटायर पीरियड में प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो ये 100 था 190 हो गया, तो कितना फर्क आया है, तो 100 से 190 में कितना फर्क आ गया दोस्तों, 90% का फर्क आ गया। तो यानी इसका जो 90% का इंक्रीज हुआ है टायर D के लिए एंटायर पीरियड में, ठीक है, is how many times the highest percentage increase in the profit of tire B for any 2 successive year। यानी आपको टायर B का हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो देखिए इसका हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज कहां होगा, टायर B की बात कर रहा है। देखिए ये 40 से 50 हुआ, केवल 10 बढ़ा यानी ये 25% का इंक्रीज है। 50 से 60 हो रहा है तो ये केवल 20% का इंक्रीज है। 60 से 90 हो रहा है दोस्तों, 60 से 90 कितना इंक्रीज हो रहा है, 50% का हो रहा है, और 90 से 120 1/3 हो रहा है यानी 33.33। तो हाईएस्ट इंक्रीज कहां मिल रहा है, 50% का इसका। तो इसका 90% इंक्रीज है और B का हाईएस्ट परसेंट इंक्रीज 50 का है, तो इसका कितना गुना है, तो 1.8 टाइम्स। तो आंसर इज 1.8। आपको B का हाईएस्ट इंक्रीज देखना था, कौन से ईयर में है और कितना है। तो 50% इज द हाईएस्ट इंक्रीज इन 19 फॉर B, तो ये आपको आंसर मिलाएगा 1.8। सो द राइट आंसर इज 1.8। समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, जिसको समझ होगी वो बना ले जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन सारा ध्यान इस ग्राफ को समझने का है। अगर ग्राफ को अच्छे से इंटरप्रेट करोगे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, नहीं तो ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ, समझ में आया क्या?
एकदम आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ, एकदम नए पैटर्न का क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो प्लीज समझ के कीजिएगा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, बढ़िया लगा क्वेश्चन? वेरी गुड ज्योति जी, बहुत बढ़िया। यस, यही तो खेल होता है ना दोस्तों। मेंस के क्वेश्चन आप लोगों को लगता होगा पता नहीं किसी दुनिया के आते हैं, जब आप पेपर में बैठे होते हो ना, अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता था, मैं गारंटी से बोलता हूँ आधे बच्चों को समझ में नहीं आता डेटा दिया किस चीज का था। ये होता है एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने क्वेश्चन की डायरेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये टास्क करना था, ये जरूरी था। अगर ये नहीं करोगे ना तो दिक्कत क्रिएट होगी, ठीक है ना। कई बच्चे पूछते हैं सर, कई बार ऐसा होता है पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए क्या ग्राफ को, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ग्राफ को ब्रेक नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा आप लोगों के लिए, एंड दैट्स माय गारंटी। लेकिन एक बार आप बना लेंगे तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसके ऊपर पूछे गए क्वेश्चन भी आसान है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, सेकंड क्वेश्चन बनाइए, आप लोग आंसर करेंगे इसका। गिव मी द आंसर ऑफ इट। प्रसाद IAS जी, यार मैं समझा पूरा रहा हूं। क्या होता है यहां बाइलिंगुअल लाने की कोशिश भी करूंगा ना, स्पेस नहीं बचेगा, ग्राफ का स्पेस ही नहीं बचेगा, इसलिए मैं बाइलिंगुअल इसको नहीं लाया हूं जानबूझ के। लेकिन मैं समझाऊंगा, एक एक वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूं, प्लीज समझने पे ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा ग्राफ। बी का 50% कैसे हुआ दिव्या जी? बी का आपको प्रॉफिट ईयर टू ईयर चेक करते हुए जाना था, ठीक है ना। यस, वैभव ने आपको आंसर किया है। बी का जो इंक्रीज हो रहा है 60 से 90 प्रॉफिट जब जा रहा है तो दैट इज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज, दैट इज 50%। 60 to 90 जाना, दैट इज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज थ्रू आउट द ईयर। चलिए इसको आंसर कीजिएगा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है इफ द प्रॉफिट ऑफ टायर सी इन 2018 बाय वैल्यू वाइज 3.5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर। यानी ये कहता है कंपनी सी का, टायर का जो सी का जो प्रॉफिट है वो उस कंपनी के टोटल प्रॉफिट का 3.5% है। तो आपको बताना है टायर डी का कितना प्रतिशत होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सी टायर की बात करते हैं 2018 के लिए तो 47 है और ये 130 है, केवल ये दो डेटा लेना है आपको। तो अगर आपके हिसाब से 47 जो है दैट इज 3.5%, तो 130 है ना इसका, हाँ, तो 130 कितना होगा, बस यही क्वेश्चन है आपका। आपको इसको ब्रेक करना है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 5 65, 6 कैरी, 13 × 39 और 6 455 डिवाइडेड बाय 47, तो ये 9% के करीब है। देखिए अगर ये 470 होता तो पूरा 10% हो जाता है, इसका 10 गुना हो जाता है ना। तो यानी कि 9.7 इज द राइट आंसर। तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो 9.7% विल बी द राइट आंसर। Okay, Prasad. Okay, bilingual in the form of English. My explanation in the English. Okay. That is clear to everyone? रिया क्या कमेंट है आपका? सर आप जो IBPS PO का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं यूट्यूब पर, इज दैट इनफ फॉर? देखिए रिया जी, मैं हमेशा कहता हूं कंटेंट कभी भी इनफ नहीं होता। प्रैक्टिस इज अनलिमिटेड प्रोसेस, प्रैक्टिस का कोई एंड नहीं होता, ठीक है ना। कि इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इट डज नेवर एंड। लिमिट होती है आपको समझ में कितना आ रहा है, आप उस चीज को अप्लाई कितना कर पा रहे हो। अगर आप उन क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे ना, डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल, डेफिनेटली। लेकिन लिमिट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। आई कैन नॉट सेट द लिमिट, ठीक है ना। मैं इतना गलत गाइड नहीं कर सकता कि ये पढ़ लिया तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि यार दिस इज माई लिमिट, अब इस तरह के क्वेश्चन मुझे फंसा नहीं सकते हैं। तो दैट इज हैपन। ओके, क्लियर? यस विनायक, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आई एक्सप्लेन इट। देखिए ध्यान से समझना, कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा कि सर सी तो 47 करोड़ है, लेकिन ये 3.5% नहीं होता है चारों को अगर ऐड किया जाए। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे टाइप्स ऑफ टायर करता है, उनमें से केवल 4 का ग्राफ आपको दिया जा रहा है। तो यानी इसके अलावा भी इसका कुछ और प्रोडक्शन होगा। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है सिर्फ इन 4 टायर से नहीं आ रहा है, देर इज सर्टेनली अदर टायर्स एज वेल, बट डेटा हमें 4 टायर का दिया गया है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इसलिए क्वेश्चन में क्लियरली वो मेंशन किया है
तो सी का प्रॉफिट 47 करोड़ है विच इज इक्वल टू 3.5% ऑफ इट्स टोटल प्रॉफिट। तो 130 करोड़ कितने के बराबर होगा? तो आपको बस इसको गुना करके देखना है, सिंपल, ठीक है। आई जस्ट रिपीट इट, 47 is the C's profit and that is equal to 3.5%. So what is the profit of D in 2018? That is 130 crore. To 130 crore will be the what percent of that? So it would be near about 9.7% if you solve it. Okay. Next, question number 3. Now understood? We'll go for it, this question. Find the increase in profit after tax from 2016 to 2020. तो आपको प्रॉफिट में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बहुत अच्छे से बनाइएगा। गिव मी द आंसर ऑफ इट। Yes, welcome Prasad ji. I'll try to speak in English as well for the mains level question especially. Actually my English is not that perfect. That's why I shy to speak in English too much. Yes. Give me the answer of it, friends. What would be the answer of it? ठीक है विद्या जी, आई एक्सप्लेन इट। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आई एक्सप्लेन इट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट दिया गया है विदाउट टैक्स है, ये लिख रहा है प्रॉफिट ऑफ 4 टायर्स गिवन इन द ग्राफ इज विदाउट टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट दिया जा रहा है दिस इज विदाउट टैक्स। तो आपको बताना है प्रॉफिट में इंक्रीज कितना होगा आफ्टर टैक्स फ्रॉम 2016 टू 2020, ठीक है ना। तो ये जो इंक्रीज है, ये जो अगर आप इसको सीधा निकालोगे, इस इंक्रीज को अगर आप निकालोगे ना, तो ये जो हो रहा है विदाउट टैक्स है। तो आपको टैक्स पे करवाना है। तो टैक्स पे कितना, टैक्स का रेट दिया है इसने, द टैक्स रेट विच वॉज 25% इन 2016। तो आपका जो टैक्स था 2016 में कितना था, 25% था। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20% आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए 2016 में 25% था, तो 17 में भी 25% ही होगा। 18 में कितना हो जाएगा, तो 25% जो है दैट विल इंक्रीज बाय 20%। तो 25 का 20% इज 5%, तो नाउ इट विल बी 30%। फॉर नेक्स्ट ईयर इट इज ऑल्सो 30%। नाउ इन दिस ईयर हाउ मच इट विल बी, तो 30 का 20% यानी 30%, 1/5 ऑफ 30% विल बी 6। सो नाउ द इंटरेस्ट विल बी 36%। सो दैट इज द टैक्स डिडक्शन, दैट इज द टैक्स डिडक्शन। तो यानी इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, व्हाट विल बी द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 190 का 75% यानी 3/4। गॉट इट? वी कैन सॉल्व इट। दिस बिकम 570 by 4। द वैल्यू विल बी 142.5, ठीक है। तो दैट विल बी 142.5 करोड़ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन 2015। सो दैट इज इन 2016। ओके, इफ वी टॉक अबाउट 2020, तो द रेट इज 36% इन 2020 एंड द प्रॉफिट इज 420। तो 420 का 64%, बिकॉज 36% इज योर टैक्स। सो तो प्रॉफिट विल आफ्टर टैक्स, व्हाट विल बी द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 64%। तो 64% ऑफ दैट, 0 से 0 गया। तो वी कैन सॉल्व इट, वी कैन राइट इट एज 21 into 128। भाई विल मेक इट हाफ, विल मेक इट ट्वाइस, तो इट विल बी 21 into 28। 21 8 is 168, 16, 21 2 is 42 and 16 is 58, 5 carry and it is 26 and divided by 10 यानी 26.8। Got it? So that will be the value of 2020 profit. So we have to take the increase बताना है, we have to take the difference between these two profit। तो ले लेते हैं कितने का increase आ रहा है, तो take the difference। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 6 में से ये गया 1, 1, 126.3 करोड़।
तो आंसर इज डी ऑप्शन, 126.3 करोड़ इज द राइट आंसर। फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। अभी बना? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ इट इज ओके टू एवरीवन? एक बार और रिपीट कर रहा हूं क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत स्मार्टली पूछा गया है दोस्तों। ये कहता है फाइंड द इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम 16 टू 20, यानी 16 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और 2020 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ मेंशन कर रहा है इसमें लिखा है प्रॉफिट ऑफ 4 टायर्स गिवन इन ग्राफ इज विदाउट टैक्सेस। तो ये जो ग्राफ ये में प्रॉफिट दिया गया है दिस इज विदाउट टैक्सेस, ये विदाउट टैक्सेस का है। तो हमें आफ्टर टैक्स चाहिए, तो हमें टैक्स डिड्यूस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो टैक्स रेट इसने मेंशन किया है, वो कहता है टैक्स रेट 2016 में जो था दैट वाज 25%। 16 में जो टैक्स रेट था दैट वाज 25% एंड इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20% आफ्टर एवरी 20 ईयर्स। तो ये 20% से इंक्रीज होता है। देखिए इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, तो ये 25 प्लस 20 45 नहीं होगा। कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि 45 कर दें इसको, नहीं, ये इंक्रीज बाय लिख रहा है। तो 25 का 20% अगर आप लेंगे दैट विल बी 25 का 20%, यानी 1/5 विल बी 5। तो इट मीन्स आफ्टर 2 ईयर दिस बिकम 30%। तो आफ्टर 2 ईयर यानी इन 18 इट विल बिकम 30%, अगेन 19 ऑल्सो 30%, बट अगेन नेक्स्ट ईयर इट विल चेंज, अगेन इंक्रीज बाय 20%। तो 30 का 20% विल बी 6, तो नाउ द रेट विल बी 36। So this is your tax. So what would be the value without tax? So first in 16 the tax rate was 25%. It means profit after tax will be 75%. So 190 का 75% we have calculated as 142.5 crores. 420 का 64%. So we have calculated it as 260.8 crore. So what would be the difference? So 126.3 crore. So answer is D option. अभी ठीक है? मेरे भाइयों टैक्स घटता है, टैक्स ऐड नहीं होता है। आपकी जो प्रॉफिट होती है, अगर आप कंपनी हो तो टैक्स पे नहीं करोगे आप गवर्नमेंट को, टैक्स पे किया जाता है, टैक्स ऐड नहीं होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जीएसटी जो आप अपने कस्टमर से ले रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल रिटेलर और समथिंग। कंपनी को प्रॉफिट में से टैक्स देना पड़ता है, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो मैं कह रहा हूं ये मेंस लेवल यही होता है, दिस इज ओनली द मेंस लेवल। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशंस आर इजी, लेकिन मेन थिंग इज टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन इन द राइट मैनर। ओके, क्वेश्चन को सही मैनर में इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। गॉट इट? क्लियर? और ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन पूरा हार्डली 5 से 7 मिनट का है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया ना वो 20 मिनट भी लगाएगा तब भी कुछ नहीं बनेगा उससे। एंड दैट हैपन्स इन द रियल एग्जामिनेशंस। ओके ओके, एकदम एग्जाम लेवल पे करवा रहा हूँ, एकदम हार्ड नहीं है दोस्तों ये क्वेश्चन, लेकिन इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, एक एक लाइन को अच्छे से अंडरस्टूड करना पड़ेगा। ओके, यस यस लेवी रामचेरी, आपको इंक्रीज जब बोला जाता है ना 16 टू 2020 डायरेक्ट पूछ लिया ना, तो जिस ईयर के बीच में आपको एक एक ईयर नहीं निकालना है, आपको 16 और 2020 दोनों काउंट करने हैं बस, एक्सक्लूडिंग 17, 18 और 19, ठीक है ना। तो आपको 17, 18 और 19 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया या नहीं? जल्दी से प्लीज सेशन को लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा हो तो, कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी ग्राफ के ऊपर है ये क्वेश्चन, बनाइएगा जल्दी से बनाइएगा। विनायक डिफरेंस पे सीधा कैलकुलेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स रेट बदल रहा है हर साल टैक्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वट एवर इज दे हैव गिवन टू यू। तो आपको पहले हर ईयर का टैक्स विदाउट टैक्स प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, सॉरी विद टैक्स प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हर ईयर का। तो वहां से 16 और 20 को आपको देखना होगा, डिफरेंस लेना होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छे, देखिए जिसको नहीं समझ में आया होगा प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, मैंने बहुत आराम से बताया है। समटाइम ऐसा हो जाता है कि मैं समझा रहा होता हूँ, आप खुद के कुछ जुगाड़ में लगे होते हैं तो नहीं समझ में आता है,
अगर आप वापस से सुनोगे ना पूरा समझ में आएगा। मैंने एक एक स्टेप आराम से बताया है, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया होगा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक बार सेशन जरूर देख लेना दोबारा से। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करिए इसको। ओके चलो भाई यार, आप लोग है ना इतने मासूम से रहते हो कि फंस जाते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर। ओनली 2 आर फॉलो, ऑल आर फॉलोइंग कैसे हो सकता है? ऑल तो हो ही नहीं सकता यार लेवी जी। ऑल करने से पहले ये देख लो ना, दोनों स्टेटमेंट सिमिलर हैं, फर्स्ट और सेकेंड। टायर डी हैज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज, टायर सी हैज मैक्सिमम, तो दो लोग मैक्सिमम कैसे हो सकते हैं? तो इन दोनों में से तो कोई एक ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैक्सिमम दोनों ही नहीं है, तो तीसरे और चौथे भी तो बाजी मार सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आराम से समझना, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, गॉट इट? अब आराम से समझना। देखिए परसेंटेज इंक्रीज की अगर हम बात करते हैं, देखिए कंपैरिजन किससे करवा रहा है, आपको ये नोट करना पड़ेगा, 16 से करवाना है। देखिए डी का जो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज है 16 टू 2020, देखिए कितना है डी का। तो डी का वैल्यू हमने निकाला था, अगर आपको याद हो तो। डी कहाँ भाई साहब गए, ये रहे। ठीक है, देखिए ए की बात, डी की बात करते हैं, 100 से 90 हो रहा है, तो डी का परसेंटेज इंक्रीज कितना है दोस्तों? 90% है। सी 40 से 90 हो गया है, सी जो है 40 से 90 हुआ है, तो डबल से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 225% है। ठीक है, तो इसका जो इंक्रीज है 50 का हुआ है, सॉरी, तो दैट विल बी 125%। बी की बात करें, 40 से 120 हो जा रहा है, तो 80 का इंक्रीज है, यहां 200% है। ए की बात करते हैं, 10 से 20 हो गया, तो यानी ये डबल हुआ है, यानी यहां 100% का इंक्रीज है। तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज टायर बी का है। ठीक है ना, एक्चुअली इसमें सारे ही गलत हैं, ऑल आर रॉन्ग है। ठीक है ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैक्सिमम किसका है? बी का है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट चेंज बी टायर का है। आगे बढ़ता हूं, फिर ये कहता है ऑल 4 टाइप्स ऑफ टायर शोज पॉजिटिव परसेंट इंक्रीज थ्रू आउट द गिवन ईयर। चारों का पॉजिटिव परसेंटेज इंक्रीज है क्या, ये देखना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, यहां देखिए सबका पॉजिटिव इंक्रीज है। देखिए ये लगातार बढ़ा ही है, 100 से 120, 130, 150, 190। सी भी बढ़ा ही है लगातार, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 90, 120। ये लेकिन घटा है, देखो 10 से 5, ये 10 से 5 हुआ है इधर, और फिर इसके बाद कांस्टेंट भी रहा है, तो इंक्रीज नहीं हुआ, तो यानी सबका परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यानी ऑल आर रॉन्ग होगा, सॉरी ऑल आर नॉट फॉलोइंग लिखना चाहिए था इधर, ऑल आर नॉट फॉलोइंग होगा। तो यानी इसके अंदर आंसर हो जाएगा कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज जो दिया गया है वो टायर बी का है, न कि सी और डी का। सो द राइट आंसर इज बी, नन फॉलोज होगा। ठीक हो गया? इज इट क्लियर? आर यू ओके विद दैट? हाँ, तो इसके अंदर थोड़ा ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने, नन लिखना चाहिए था, ये ऑल आर नॉट फॉलोइंग होना चाहिए था। ठीक है ना, ऑल आर नॉट फॉलोइंग इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। जो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज है, न डी का है ना ही सी का है, दैट इज फॉर बी। बी टायर का मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज है 2016 से 2020 के बीच। यस मैं समझ गया दिव्या जी, लेकिन इसने तो मैक्सिमम बात की है ना, मैक्सिमम आपस में कैसे कंपेयर करेंगे ना। एक्चुअली मुझे ऑप्शन रखने में गड़बड़ हुआ, ये नॉट लिखना चाहिए था, नन फॉलो होना चाहिए था, दैट हैज टू बी देयर। ओके, लेकिन क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बी इज द करेक्ट आंसर, हु हैज द मैक्सिमम। मैक्सिमम जब बोल दिया जाता है यानी सबसे कंपेयर कर रहे हो, केवल 2 से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, डी और सी का कंपैरिजन नहीं है, ए बी सी डी चारों का कंपैरिजन है। गॉट इट? विद्या जी बी कहां से आएगा? बी तो आएगा ही ना। देखिए जब आप मैक्सिमम की बात करते हो यानी सबसे ज्यादा उसी का है ना, तो आपको ए और बी को भी तो कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा ना मेरे भाइयों। मैंने स्टेटमेंट भले ही डी और सी का दिया है, बट ए और बी भी स्टेटमेंट में रहेंगे ना, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम मिनिमम वर्ड। मैक्सिमम मिनिमम जब आप वर्ड यूज करते हो तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं।
विच वन इज ट्रू पूछा है, तो ऑल आर नॉट फॉलोइंग है ना, सारे गलत हैं, ठीक है ना, गॉट इट। थर्ड वाला फिर से रिपीट कर देता हूं, ये कहता है ऑल 4 टाइप्स ऑफ टायर शोज पॉजिटिव परसेंटेज इंक्रीज थ्रू आउट द गिवन ईयर्स। जी नहीं, देखिए ये कह रहा है चारों टायर ने पॉजिटिव इंक्रीज देखा है क्या? मैंने आपको चारों टायर का वैल्यू लिखवा दिया था, अगर आपको याद हो तो। देखिए डी की अगर हम बात करें, डी 100 से 20 हुआ, 120 हुआ, 30 हुआ, 130 हुआ, फिर 150, 190, डी प्रॉपर इंक्रीज हुआ है। सेम सी भी हर ईयर इंक्रीज ही हुआ है, बी भी हर ईयर इंक्रीज हुआ है, लेकिन ए 10 से 5 हुआ, डिक्रीज हुआ ना, ए डिक्रीज हुआ ना बीच में, तो यानी ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, गॉट इट। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकता है यार, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन से ये, ठीक है ना, दैट आई प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चन, ओके। तो लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बट फीलिंग्स को समझो, कंटेंट को समझो और डेटा को समझो, ठीक है ना, गॉट इट। तो यहाँ पे आना चाहिए था ऑल आर नॉट फॉलोइंग, बस, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ नहीं है। मुझे पता था आप डी और सी में ही कंपैरिजन करोगे, लेकिन इसने जब मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज कर दिया, यू हैव टू कंसीडर ए एंड बी एज वेल। ये मैंने जानबूझ के स्टेटमेंट रखा था, ठीक है ना, पर्पसली रखा था, क्योंकि मुझे पता था बाकी सारे लोग बी को एंटरटेन ही नहीं करेंगे, क्योंकि डी और सी की ही बात हो रही है। उसके बाद ऑल 4 टाइप्स, सबका परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रहा है, याद रखिए। यहाँ पे ए का ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा, डिक्रीज हुआ है, 10 से 5 हुआ है, कि क्लियर दिख रहा है, इसमें तो कुछ सोचने की भी बात नहीं है। तो यानी नन फॉलोज होगा, एक भी ट्रू नहीं है, ऑल आर फॉल्स, ऑल आर फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। क्वांटिटी 1 2 की तरफ ध्यान दीजिएगा, बनाइए। वैभव इसमें लिखा था थ्रू आउट ईयर दिया था, गिवन ईयर जब दे देते हैं आपको हर ईयर को कंसीडर करना पड़ता है ना मेरे भाई। विकास नाइट भी बनाई है, मैं फ्री हो जाता हूँ, मैं 11 बजे शुरू करता हूँ, इफ यू नोटिस, एंड आई फिनिश माई टीचिंग, लास्ट लेक्चर इज फ्रॉम 6 to 7:30, ठीक है ना। तो आफ्टर 7:30 आई टेक सम रेस्ट, एंड आफ्टर दैट आई प्रिपेयर माई कंटेंट, और इन बिटवीन भी बनाता रहता हूँ, जो ये टाइम मिलता है, 1-1 घंटे का गैप रखता हूँ मैं लेक्चर्स में, तो इनमें भी थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम करता रहता हूँ मैं। देखिए एग्जाम ऐसे ही फंसाता है, मेंस लेवल यही कुछ है यार, और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेंस लेवल पे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। हेलो मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना, मंडे से वहां मेंस के लेक्चर होंगे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सब कुछ फ्री है यार, पेड सिर्फ एक ही चीज़ है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, वो भी आप ले सकते हो, इट इज़ ऑल्सो वैल्यू फॉर मनी, ठीक है ना, बाकी फ्री है। हेलो मैथ्स यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल्स आर फ्री ओनली ना। बनाते हैं अभी, देखिए क्वांटिटी 1 2, आजकल इसके ऊपर मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो बनाते हैं। ये कहता है टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट अ वर्क इन 20 सही 4/7 डेज, 20 सही 4/7 यानी 144/7 डेज। बी अलोन कैन कंप्लीट द टास्क इन 48 आवर्स। तो एक बात याद रखिएगा, ये 144 जो है इसको हम टोटल टास्क मान लेते हैं, तो ए और बी का है ये, तो ए और बी को मिला के जो एफिशिएंसी होगी वो 7 हो जाएगी, और बी अकेला यानी बी अकेले की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, तो यानी ए का एफिशिएंसी 4 बन जाएगा। तो ये कह रहा है फाइंड हाउ मच टास्क ए विल कंप्लीट इन 2 hours 24 minutes, ठीक है ना। तो ये कहना चाहता है कि ए जो है 2 घंटे 24 मिनट में कितने मतलब कैसे काम करेगा, तो आपको निकाल लेना है, ठीक है, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए समझना मेरी बात को, ये देखिए 1 घंटे में 4 काम करता है, टोटल वर्क कितना है 144 है, तो 2 घंटे 24 मिनट में कितना काम करेगा, तो 2 घंटे 24 मिनट होता क्या है अगर आप देखें, ठीक है ना। तो अगर हम देख लेते, चलो वैसे निकाल लेते, इसको पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 36 आवर्स लगने वाला है पूरा काम करने में, लेकिन 2 घंटे 24 मिनट, तो 2 घंटे 24 मिनट का मतलब हो जाता है दोस्तों हमारा 2 सही 2/5, तो ये कितना पोर्शन होता है, तो 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5,
तो ये बेसिकली बन के आएगा 12/5 ऑफ 36, तो ये गया 3 बार, यानी ये काम फिनिश करेगा 1/15। 1/15 पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा ए। तो यानी क्वांटिटी 1 का जो वैल्यू है 1/15 है। आगे बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 10 रेड बॉल, 8 ब्लू बॉल एंड 7 ग्रीन बॉल, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू फ्रॉम द बैग। तो ये तो बड़ा ही आसान है, 1 ब्लू और 1 रेड निकालना है। तो 1 रेड कितना, 10 रेड है, तो यानी 10C1, ब्लू 8 है तो 8C1 डिवाइडेड बाय टोटल 25 बॉल है तो 25C2। 25C2 हो जाता है आपका 25 इंटू 20 100, यानी 600 का आधा, यानी 300, 300। 0 से ये 0 कट हो जाएगा, 2 से ये कट करिएगा, ये आता है 4/50। सो दिस इज 4/50। तो यानी आपका क्वांटिटी 2 जो है वो 4/15 है। तो बट ऑब्वियस है क्वांटिटी 2 विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, दैट विल बी द राइट आंसर। क्वांटिटी 2 विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, बता देता हूं, डोंट वरी, मैं बताता हूं क्या निकाला है मैंने। देखिए क्या होता है, मैं समझाता हूं मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। देखिए ये कहता है ए और बी मिलके एक काम को 20 सही 4/7 आर में करते हैं। 20 सही 4/7 का मतलब होता है 144/7, यानी मैं इसको टोटल वर्क ले सकता हूं और ये ए और बी का मिला के एफिशिएंसी हो जाएगा 7। अब ये कहता है बी अकेला पूरे काम को 48 घंटे में कर देता है, तो 144 टोटल वर्क है, तो यानी बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, तो 144/48 कर सकते हो, यानी बी का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। तो यानी ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि दोनों का मिला के एफिशिएंसी 7 है, और बी का एफिशिएंसी अगर 3 है तो ए का एफिशिएंसी 4 होगा। तो ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो 144/4 यानी 36 घंटे लगेंगे। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, ये कहता है ए 2 घंटे और 24 मिनट में कितना काम करेगा। तो 2 घंटे 24 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 सही 2/5 मिनट्स आर। तो ये कितना पोर्शन है इसके 36 घंटे का, तो वो वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये निकल के आता है 12/5 आर, और ये 36 घंटे का कितना प्रपोर्शन है, तो ये इससे गया 3 बार, तो आंसर आता है 1/15 पोर्शन। तो ये कितना काम फिनिश करेगा, तो 1/15 पोर्शन कवर करेगा। ये समझ में आ गया। और इसकी जो वैल्यू निकली थी तो बड़ा ही आसान था, 4/15। तो यानी क्वांटिटी 2 विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। गॉट इट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन। ओके विनायक, क्लियर किया मैंने, अभी समझ में आ गया। सिमरन जी क्लियर हुआ। बनाइए क्वांटिटी 1 एंड 2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से बनाइए। ये कह रहे हैं आफ्टर 3 years बी विल बी ओल्ड एज ए। When B was 8 years old, the ratio of the ages of A and B after 4 years will be 11:7. Okay.
बनाइएगा, बहुत ही अच्छे से बनाएगा क्वेश्चन है, सॉल्व इट। देखिए मैं क्लियर करता हूँ, Q1 थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में ये कह रहा है, देखिए आफ्टर 3 साल यानी 3 साल के बाद B की जो एज होगी वो A की एज के बराबर होगी, लेकिन कब की? जब B 8 साल का था उतनी एज के बराबर होगी, ठीक है ना। यानी A जब जितने ईयर का था, कब, किस समय? जिस समय B 8 साल का था। तो आपको A और B के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए बेसिकली। इसने आगे एक हिंट दिया है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A एंड B आफ्टर 4 ईयर विल बी 11:7। तो देखिए मान लेते हैं 4 साल बाद इनकी एज 11x और 7x होगी, मान लेते हैं। तो यानी इनके बीच में एज का डिफरेंस 3x का है कि नहीं, ये बताइए। ये 11x और 7x हमने मान लिया, ठीक है ना। तो 11x और 7x इनकी 4 साल बाद की एज है, तो इनकी एज का डिफरेंस कितना है? 3x। ध्यान से सुनिएगा। तो जिस समय B 8 साल का था तो उस समय A की एज क्या रही होगी? 8 + 3x रही होगी कि नहीं? जल्दी से मुझे बताइए, क्योंकि A उससे बड़ा है। दैट इज सो क्लियर ऑफ द एग्जाम, ठीक है ना। तो यानी इन दोनों के बीच में एज का डिफरेंस 3x का है, और जिस समय B की एज 8 साल रही होगी उस समय पे A कितना होगा? 3x रहा होगा। ये क्लियर है क्या? और B जो है 3 साल बाद इस एज के बराबर होगा, तो यानी ये वैल्यू B की आएगी, लेकिन कब आएगी? 3 साल बाद। तो यानी B की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? तो 8 + 3x - 3, तो ये निकल के आएगा B की प्रेजेंट एज आ जाएगी 5 + 3x। आर यू क्लियर विद इट? सॉरी 4x होगा यार, मैं 3x लिख लिया क्या? 4x, ओके आई हैव सीन। ठीक है 4x कर देता हूं, 4x मैं वापस से लिख देता हूं। देखिए इसने क्या कहा है, 4 साल बाद इनकी एज का रेशो 11 और 7 का है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना होगा, दैट विल बी 4x। इज इट क्लियर? ये कहता है आफ्टर 3 ईयर B का जो एज होगा दैट विल बी इक्वल टू A's एज, और वो कब की एज होगी? जिस समय B 8 साल का था, ठीक है ना। तो देखिए जब B 8 साल का था उस समय A की एज क्या थी? 8 + 4x होगी उस समय पे A की एज, और ये सेम एज B की होने वाली है, लेकिन कब होने वाली है? 3 साल बाद होने वाली है। मेरी बात समझ गए? तो यानी B विल बी इक्वल टू 8 + 4x बट आफ्टर 3 ईयर्स, तो यानी B का प्रेजेंट एज क्या होगा? 8 + 4x - 3। इज इट क्लियर क्या? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? तो ये B का प्रेजेंट एज आ गया हमारे लिए। इज इट क्लियर? और B की एज 4 साल बाद कितनी है? 7x के बराबर है। B की एज 4 साल बाद, तो इनको इक्वेट करना है। 7x 4 साल बाद, तो इसकी प्रेजेंट एज इस हिसाब से 7x - 4 हो जाएगी, और ये 8 + 4x - 3 हो जाएगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये इधर भेज दीजिए, ये बन जाएगा आपका 3x, 4 इधर ऐड कर दीजिए, तो 8 और 4 12 - 3 यानी 9, यानी वैल्यू ऑफ x विल बी 3। आपको कॉमन फैक्टर 3 मिल जाएगा इसका, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में 12 साल का फर्क है, ठीक है ना। गॉट इट? तो आपको x का जो वैल्यू मिलेगा वो 3 मिलेगा, यानी इनके बीच में एज का डिफरेंस 12 साल का हो जाएगा। तो लगा दीजिए इधर, तो देखिए कॉमन फैक्टर 3 आ गया हमारा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी इसकी एज 33 और इसकी एज आ जाएगी 21। है 12 का फर्क है, 11 और 7 का रेशियो, लेकिन ये 4 साल पुरानी एजेस है। आपको चाहिए दोनों की प्रेजेंट एज, तो दोनों में 4 कम कर दीजिए, ठीक है। या फिर ये जो सम आएगा कितना आ रहा है आपका, ये 54 आ रहा है। इसमें से अगर आपको प्रेजेंट में आना है तो 8 माइनस कर दीजिए, तो 46 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 यानी 23। तो क्वांटिटी 1 जो निकल के आएगा दैट विल बी 23 ईयर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। लैंग्वेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज थी दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था आराम से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। वापस से बता देता हूं, जिसको नहीं समझ में आया था एक बार और रिपीट कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, वापस से देखिएगा। ये कहता है आफ्टर 3 ईयर्स B विल बी एज ओल्ड एज A, यानी B का एज A की एज के बराबर होगा, लेकिन A की कब की एज? व्हेन B वाज 8 ईयर्स ओल्ड, उस जिस समय की एज जब B 8 साल का था, ठीक है ना। देखिए B और A के बीच में एज का डिफरेंस हमने यहां से निकाल के लिया,
ये 11x है, ये 7x है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 4x हो गया। तो देखिए जिस समय ए की एज बी के बराबर, जब बी 8 साल का था उस समय पे ए की एज 8 + 4x रही होगी, और ये एज बी की होने वाली है, लेकिन कब? 3 साल बाद। तो इससे हमें बी की प्रेजेंट एज मिल जाती है, तो 8 + 4x - 3, तो ये बी का प्रेजेंट एज आ गया। उसके बाद बी का 4 साल बाद का एज 7x है, यानी इस हिसाब से प्रेजेंट एज क्या होगी? 7x - 4। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 3। तो इससे आपको इन दोनों की एजेस मिल जाएंगी, ठीक है, प्रेजेंट भी मिल जाएंगी, 4 साल बाद भी, अब कोई भी निकालना निकाल लेना। तो इन दोनों की प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज का सम आएगा वो 46 आएगा, तो यानी इनका एवरेज 23 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। क्वांटिटी 1 ही मेन था इसमें, क्वांटिटी 2 आसान रखा गया था। ये कहता है आफ्टर 5 ईयर्स एवरेज एज ऑफ x, y एंड z इज 27.6 ईयर्स अगो, ठीक है, 27 सॉरी 6 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ x एंड y इज 6:7। 6 साल पहले x और y का जो एज का रेशियो था वो 6 और 7 का था। फिर ये कहते हैं z इज 8 ईयर एल्डर देन y, देन ये तो बड़ा ही आसान है, आप आराम से बना लेते हैं। देखिए 5 साल बाद इन तीनों की एज का एवरेज 27 है, तो यानी अभी कितना होगा? 22 होगा, यानी इन तीनों की एज का सम 66 हो जाएगा अभी एट प्रेजेंट। फिर ये कहते हैं 6 साल पहले द एज ऑफ x एंड y वॉज 6:7, 6 साल पहले। तो अगर हम 6 साल पहले इनकी एज को लेके जाएं, 6 साल पहले इनकी एज को ले जाते हैं, तो 6 × 18 और कम कर देते हैं, 18 और घटा दीजिए, तो इनकी एज निकल के आएगी 48 तीनों की। अब ये कहता है ये रेशियो था 6x और 7x, x और y का, और z जो है 8 साल बड़ा है, तो यानी z की एज 7x + 8 हो जाएगी, और तीनों का सम 48 है, तो घटा दीजिए, 8 माइनस कर दीजिएगा, ये मिलेगा आपको 6, 7, 14 और ये 20, तो 20x = 40 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। तो बस पुट कर दीजिए। किसकी एज पूछ रहा है? y की प्रेजेंट एज, तो y की 6 साल पुरानी एज आ जाएगी, कितनी आएगी? 14, तो ये इसकी वैल्यू 20 निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो y का एज 20 आ जाएगा। तो 23 और 20 में कौन ग्रेटर है? 1 ग्रेटर है 2 से। फिर आंसर इज 1 इज ग्रेटर देन 2। ओके अच्छा, आपने उल्टा प्रूवन पकड़ लिया। मैंने ये प्रूव करके बताया कि एजेस का क्वेश्चन कितना भी घुमा के देगा तो आप बना सकते हो। मैंने ये प्रूव किया, ना कि मैंने ये प्रूव किया कि अनअटेम्प्टेबल है। वही फर्क हो जाता है, जो जिसको पकड़ पाता है वो चीज़ उसको समझ में आ जाती है। चलिए बनाइएगा। बनाइए यार, मेहनत से बनाए हैं, अच्छे से सॉल्व करो और लोगों को शेयर करो, बताओ जो सोए हुए हैं उनको जगाओ कि भैया इस चैनल पे भी अच्छा कंटेंट मिल रहा है। चलो चलो आंसर बताइएगा। ये कह रहा है इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर, कि एक लेंथ है रेक्टेंगल का, एक लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर कम कर देते हैं देन वी गेट अ स्क्वायर। देखिए समझना चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं इसके अंदर। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, तो ये कहता है अगर मैं इसकी लेंथ को 6 सेंटीमीटर कम कर दूं तो ये एक स्क्वायर फॉर्म कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है ब्रेथ जो भी होगी, ठीक है ना, लेंथ से, लेंथ जो है ब्रेथ के मुकाबले 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। गॉट इट? तो एक स्क्वायर फॉर्म होता है, ठीक है। इसका एरिया 252 स्क्वायर सेंटीमीटर कम है किससे? देन एरिया स्क्वायर फॉर्म व्हेन ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 6। तो अगर आप इंक्रीज भी करते हो तब भी एक स्क्वायर बना सकता था ये। तो बट ऑब्वियसली अगर मैं ब्रेथ को इंक्रीज करूंगा तो ये बड़ा स्क्वायर बनाएगा, तो इसका एरिया ज़्यादा क्रिएट होगा। बात समझ गए? लेकिन इससे एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि ब्रेथ और लेंथ में जो डिफरेंस है वो 6 सेंटीमीटर का है। गॉट इट?
और इन दोनों का जो एरिया बन रहा है, जो स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, उन दोनों के बीच में स्क्वायर के एरिया में फ़र्क 252 का है। अब ध्यान से सुनना, करना कैसे है, देखिए अगर मैं ब्रेथ को 6 से बढ़ाया हूँ, यानी ये दोनों लेंथ के बराबर हो गए हैं, यानी इस कंडीशन में स्क्वायर का जो एरिया बनेगा b+6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी साइड b+6 के बराबर हो जाएगी। लेकिन जब कट किया था तब ये b² बना था, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 252 है। नाउ सॉल्व इट। तो ये a+b का होल स्क्वायर होता है, फॉर्मूला पता ही आपको, a+b का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये बनेगा b² + 36 + 2ab, तो यानी 12b - b² = 252। ठीक रहा। तो देखिए b² और प्लस माइनस का b² कट हो जाएगा। इन दोनों को 36 को इधर भेजिएगा तो 252 में से 36 चला गया, 56 चला गया, 56 20 18 यानी 16। तो आई थिंक ये निकल के आएगा 216, और डिवाइडेड बाई 12b होगा, तो आपको इससे b का वैल्यू मिल जाएगा। 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 और 8 आ जाएगा, यानी b की वैल्यू जो आएगी 18 आ जाएगी। तो लेंथ 6 ज़्यादा है यानी 24 होगी। तो ये कहता है बताइए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना होगा। पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इन दोनों के सम का आधा होता है, तो इन दोनों का सम 42 है, तो यानी पेरीमीटर डबल होता है, सॉरी, तो ये आ जाएगा 84। तो पेरीमीटर विल बी 84 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है ना। सो आंसर इज 84 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर वुड बी 84 सेंटीमीटर। आगे बढ़ता हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 2.5 √2 सेंटीमीटर। देखिए ये सीन क्या होता है आपको भी पता है, स्क्वायर का जो साइड होता है अगर a है तो इसका डायगोनल विल बी a √2। तो अगर इसका डायगोनल 2.5 √2 है यानी इसकी साइड विल बी 2.5। तो ये कहता है ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो ब्रेथ जो है डायगोनल के बराबर है, उसकी साइड 2.5 √2 दी गई है, सॉरी, तो यानी इसका जो डायगोनल होगा वो 5 हो जाएगा, फिर डायगोनल विल बी 5, यानी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 5। फिर ये कहता है रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ इज 3:1। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 3 और 1 आता है, तो यानी अगर ब्रेथ 5 है तो लेंथ विल बी 15। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इनका एरिया निकल के आएगा 75। अब देखिए यहाँ पे 75 आ रहा है, यहाँ 84 आ रहा है, तो यानी Q1 इज ग्रेटर देन Q2। दैट विल बी द आंसर। ठीक है। सो हैप्पी फॉर द मेंस कंटेंट। यही एक्सपेक्टेशन होती है आपकी मेंस लेवल के कंटेंट से, तो एकदम अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। फॉलो करिए, रेगुलर आइए यार, लाइव आते हो ना तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है, भले ही आप ऑफलाइन देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन भी देखिए, लेकिन अगर ऑफलाइन देख रहे हो तो कमेंट करके बताया करो कैसा लगा, क्योंकि क्या आपका कमेंट होता है, बस हमारी को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हम सही जगह पर जा रहे हैं और आप लोगों को सही तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। और हेलो मैथ्स पे आ जाइए दोस्तों, मंडे से मेंस के सारे क्वेश्चंस मैं वहीं पे करवाऊंगा, और ये सारे लेक्चर भी मैं वहाँ पे रिकॉर्डेड डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, क्लियर दोस्तों। तो फॉलो करते रहिएगा इस चैनल को, और अनअकैडमी पे मेरे पेड क्लासेस को फॉलो करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी। दिस इज माई रेफरल कोड लोकेश। यू कैन अप्लाई दिस कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट ओवर योर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का कॉस्टिंग आप सभी को पता ही है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो लोग नए हैं उनको पता लग जाए। 1 साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 6,000 रुपये है। रेफरल कोड यूज़ करने के बाद ये बन जाता है 5,400। 24 मंथ्स 7,200 है, और रेफरल यूज़ करने के बाद ये बन जाता है 6,480। ठीक है ना। तो आराम से इसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, और एकदम वैल्यू फॉर मनी पैकेजेस हैं इसके। और इसमें सिर्फ क्वांटी नहीं मिलेगा आपको, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके सभी सब फैकल्टी जो अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाते हैं उन सभी के क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फॉलो कीजिएगा। वी रिक्वायर्ड योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ठीक है, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।